तो सबसे पहला मेरा सवाल है अमित जी कि सबसे बड़ा सवाल पब्लिक और मैं या पब्लिक आपको क्या बोलें? बाबा बोलें, यूट्यूबर बोलें, सिंगर बोलें, एक्टर बोलें, क्या बोलें आप? सबसे पहले बचपन में क्या बनने का सोचा था आपने? सिंगर या कुछ और? इच्छा थी कि मैं कुछ सरकारी नौकरी करूं। ठीक है, पुलिस अधिकारी बनने का बड़ा शौक था। बहुत बहुत ओके। तो छम्मा तिवारी जी से मुलाकात कब और कैसे हुई? समझ नहीं है, ये तो लोग बातें बनाते थे, देखा। अच्छा, मैं तो क्या बात है क्या है को वो बताओ। शॉर्ट में बताता हूँ आपको। आपको सब पता है। पूरी बात मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को मेरे भी साथ बताइए। काफ़ी लड़कियां चलती थी जो सिंगिंग करती थी। जी, क्षमा जी। डांसर थी उस समय। पूरी बेइज्जती नहीं होगी, आधी हो जाएगी। आज ट्राई कर लेते। और भाई साहब, जो उस दिन प्रोग्राम हुआ, मेरे आज भी याद है, ऊपर पेड़ पे चढ़ चढ़ के लोग। अमित चौधरी बाबा कब और क्यों बने? तो फिर अब ट्रोलर्स कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि अमित महाराज जो हैं कुछ दिन पहले दारू हाथ में लेके बैठे थे, आज ये महाराज बन गए। हाँ हाँ। तो इसका क्या जवाब है आपके क्या पास? है कि दुनिया एक मक्खी है, ठीक है, और वो मक्खी है कि पूरे सुंदर शरीर को देख के वहाँ बैठेगी जहाँ चोट लग रही है। आज शराब पियेंगे, ठीक है। पति पत्नी, तो हम क्या शास्त्री जी की तरह पर्चे निकालने शुरू कर दिए। क्या प्रतिक्रिया थी? पहला पर्चा निकाला था आप लोगों ने। अमित जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपका जो सिंगर वाला जो कैरेक्टर है वो कहीं डैमेज होएगा, उसकी छवि आपकी खराब होएगी? आपको कहीं नहीं लगता? तो नहीं कर दिया, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम अपना कैरियर तो खराब नहीं कर लेंगे। तो फिर मैं पत्नी को कोई भी जवाब नहीं दिया रात को। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स भी आए होंगे, हाँ, तो उनको कैसे हैंडल किया? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ठुमके लगाने वाला महाराज बन गया, इस पे आप क्या कहोगे? ज्ञान जहर के बराबर होता है। पहली बात तो उस बंदे को एक बार आप बुला लेना, पूछ लेना ठीक है, कि मेरा ठुमका किस किस ने दिया। बात रोक के कहूँ, मैंने तो चेल्ला हो जो चेल्ली हो। भाई देखिए, स्टेज तक तो था हमारा एक प्रकार का, भाई इसको स्वार्थ भी कह लो, साथ में गा रहे पैसे कमा रहे, सही बात है। एक अटैचमेंट हो गया था। ठीक है, आपकी तरफ से हुआ, उनकी तरफ से? दोनों की तरफ से। पहले तो फिर भी होता है, हमें शुरुआत तो पहले तो ये तो शादी के बाद पता चला होगा ना आपको? शादी से पहले पता चल गया था। वो कैसे? वो क्या प्यार था फिर, या वो स्वार्थ था कि अब तो झंडा हाथ में है, अब शादी कर लेते हैं? एक रिसर्च आया था, कितना झूठ है कितना सच है अफवाह है मुझे नहीं पता, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि आपके लिए भी सगाई आ रही थी, शम्मा जी के लिए भी सगाई आ रही थी, उनके घर वाले भी देख रहे थे लड़का। तो बच्चे क्या बोलते हैं, पापा या बाबा? बच्चे क्या बोलते, पापा पापा। तो कहते बड़ा छोरो, ओए अमित चौधरी, न्यू भी कर दे। तो अच्छा कौन सा लगता है सुनने में? भाई बच्चे तो जैसे बोल दे, तो वो कंटिन्यू है, वो टीम है मेरी सारी। नहीं, सुनिश्चित फिल्म बना रहे हैं अभी आप? चल रही है, फिल्में बनाते हैं हम लोग, वेब सीरीज बनाते हैं, या फिल्में खरीद भी लेते हैं, खरीद के फिल्म को यूट्यूब वगैरह भी चलाते हैं। मेरी घरवाले भी देखेंगे, क्यों मेरे काले कागज करो भाई। फिर भी अमित चौधरी का ऐसा रहा जो आपने कभी पब्लिक में नहीं बताया हो और आज बताना चाहते हैं? यार अमित जी, कलाकारी ने आपको इतना सब कुछ दिया है और फिर भगवान का दास बनना पसंद करूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है द मोहित शर्मा शो में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है, और जब पहला एपिसोड होता है तो मेहमान भी ऐसा ही होता है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनमें अपने आप कई कहानियाँ समेटी हुई हैं। आज के मेहमान से मैं आपको मिलाऊंगा, उससे पहले मैं आपको मेरे मन से कुछ बात कहना चाहता हूँ। द मोहित शर्मा शो एक इंटरव्यू का मंच नहीं है, ये एक आवाज़ है उन कहानियों की जिन्हें मंच नहीं मिलता। जब देश में ज़्यादातर मंच सिर्फ उन्हीं लोगों को चेहरा दिखाते हैं जो पहले से ही चमकते हैं, तो उस ऐसे में हमारा लक्ष्य होता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को सामने लेके आएँ जो अभी उगने ही वाले हैं या खिलने ही वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी, आपकी आवाज़, आपकी कला में कुछ दम है, तो आपके लिए मंच हाजिर है। डिस्क्रिप्शन में हमारे से जुड़ने के लिए जानकारी दी गई है, आप उसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। हो सकता है अगला एपिसोड आपके साथ हो। तो चलिए, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवा दूं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, एक ऐसा नाम जो मंच का उस्ताद है और सोशल मीडिया का स्टार है। उनकी पहचान एक नहीं बल्कि अनेकों हैं। उनको हम बाबा कहें, यूट्यूबर कहें, क्या कहें, वो तो उनसे ही जानेंगे। तो हरियाणा की माटी से पूरे देश के दिलों में राज करने वाले अमित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड। हरिओम हरिओम। तो सबसे पहला मेरा सवाल है अमित जी कि सबसे बड़ा सवाल, पब्लिक और
मैं या पब्लिक आपको क्या बोलें? बाबा बोलें, यूट्यूबर बोलें, सिंगर बोलें, एक्टर बोलें, क्या बोलें आपको? पब्लिक है, आपका मन है, आप स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगे वो बोल लो। फिर भी जिस भेष में देखो उसी भेष में, उसी का नाम मुझे दे दो। चलिए, अमित भाई सबसे पहले बचपन में क्या बनने का सोचा था आपने? सिंगर या कुछ और? नहीं, सिंगर तो मैं बहुत बाद में बनने की इच्छा हुई। बचपन में पढ़ाई भी ठीक ठाक की और घर में पापा मम्मी दोनों टीचर रहे। गवर्नमेंट? पापा गवर्नमेंट, मम्मी प्राइवेट। प्राइवेट, ओके। तो उसके बाद इच्छा थी कि मैं कुछ सरकारी नौकरी करूं। ठीक है, पुलिस अधिकारी बनने का बड़ा शौक़ था। बहुत बहुत। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कुछ लाइन बदलूं, पत्रकार भी बनूं। ठीक है, हाँ मैं कुछ वीडियो देख रहा था, आप हाँ, कर रहे हैं पत्रकारिता उसमें। जी, जी। ठीक है, फिर? बहुत सारे मन में बातें थी, मैं बनूं क्या बनूं। चलता रहा, समय बीतता रहा, समय के हाथ पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर खटक लगी पानीपत में ठीक है। गाने की। वैसे खटक तो स्कूल से ही थी, हम्म। लेकिन पानीपत में एक दोस्त मिला, वो रागनी गाता था, तो उसको देख देख के फिर मैंने गुरुजी करमपाल शर्मा जी की रागनियों से बड़ा मैं इंस्पायर हुआ। मैंने गुरु धारण किए सतपाल दोसा जी को। मैंने बहुत सीखा, ब्रह्मपाल नागर जी से, राम अवतार शर्मा जी से, राम कुमार शर्मा जी से। जी। बहुत सीखने के बाद, बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य करने के बाद मैं गायन शैली में आया हम्म, और गायन शैली में आके फिर अपनी टीम बनाई हम्म। और बस गायक बन गया। तो कुछ याद है, पहला मंच, पहली रागनी? पहला मंच तो स्कूल का ही होता था, बाल सभा का। ओके। हाँ, हम्म। लेकिन अगर देखा जाए पब्लिकली मंच, अगर पहला देखा नहीं, जाए रागनी रागनी तो है। हाँ, मेरे याद है आज भी। हम्म, ग्रेटर नोएडा में एक गांव पड़ता है कुलेसरा। कुलेसरा। जी जी। ठीक है। तो मेरी सिस्टर का जन्मदिन था 15 अगस्त को। हम्म, तो मैं केक लेने के लिए बाहर आया था, तो बाहर वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। हम्म। एक रतनवीर भाटी जी गुरुजी हमारे बिसरा गांव से, उनका फ़ोटो स्टूडियो था, वो राइटर थे। ठीक है। उन्होंने मुझे एक रागनी लिख के दी थी गोपी चंद की। ठीक है। मैं अचानक ही वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ जाके खड़ा हो गया, रतनवीर जी ने मुझे बुला लिया, हम्म, फिर मेरी एक रागनी करवा दी। ठीक है। तो मैंने वो रागनी गाई। काल के चक्कर से डर के माँ जोग का रोग लगा बैठी, होनी के माँ हवन कुंड में राज का भोग लगा बैठी। ठीक है। और बस ये रागनी गाने के बाद फिर अगले दिन तो फिर तो सारे इससे गाँव पहले वाले। कभी रिहर्सल वगैरह किया था इस रागनी हाँ, को? रिहर्सल तो हम किया करते थे। ओके, ओके। कुलेसरा में सतीश चंद जी थे, फकीर चंद जी थे, वो मेरी रिहर्सल कराया करते थे। हम्म। तो बिना रिहर्सल तो कुछ भी नहीं है। रिहर्सल करने के बाद मैंने फिर आगे बढ़ता गया, कारवां बनता गया। और युवा आज देश के युवाओं में के दिलों में धड़कते हो आप। इसका ठीक है, तो पता नहीं, तो पर हाँ। आपने जो पहली बार जब आपने स्टेज पे कदम रखा तो जी। कैसी फीलिंग थी आपकी? पहली फील कर फीलिंग रहे तो थे? डरावनी होती है, पिंडी कांपती है पहली फीलिंग तो ऐसी। लेकिन शुरू से ही कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है मेरा, हम्म। तो जिसके कारण मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरे सारे काम ठीक ही होते हैं, हम्म। कॉन्फिडेंस है। लेकिन शुरू में कहूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी पिंडी नहीं कांपी, मैं डरा नहीं, मैं भूला नहीं, तो ये गलत है। शुरू में थोड़ा सा तो हेजिटेशन होती है, लेकिन उसके बाद फिर खुलता चला गया। ओके, तो छम्मा तिवारी जी से मुलाकात कब और कैसे हुई? शम्मा तिवारी जी से मुलाकात उन्हीं के घर पे हुई। अच्छा। काफ़ी साल हो गए, लगभग मुझे याद नहीं, मेरे हिसाब से 15 साल के करीब हो गए होंगे। उनके घर पे जागरण था, ठीक है। तो मैं जागरण करने गया था पुष्पा गुच्छाई जी के साथ में। एक गुरु बहन है हमारी, उनके साथ गया। ठीक है। तो बस फिर हम साथ रहे। तो ऐसा मैं जब सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था आपके बारे में, तो जी। मुझे सब सुनने में आया कि जो छम्मा जी की बहन है हाँ हाँ। वो भी इसी इंडस्ट्री में हैं। हाँ। और वो आपके साथ मंच पे जाया करते थे, रागनी किया करते थे। जी। तो उनके से आपका संपर्क था इनकी बहन से, जी। और फिर आप उनके घर पे कोई प्रोग्राम करने गए, वहाँ आपने छम्मा जी को देखा और छम्मा जी ने आपको देखा। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोग बातें बना देते, देखा। अच्छा। मैं तो क्या बात है, क्या है को वो बताओ। शॉर्ट में बताता हूँ आपको। हम्म। उनकी बहन है रचना तिवारी और शिल्पी तिवारी, ठीक है। छम्मा से बड़ी बहन है। ठीक है। वो दोनों भी बहुत बड़ी कलाकार है। हम्म। तो रचना चला करती थी हमारे प्रोग्रामों में ज़्यादातर। तो रचना जी प्रोग्राम में जाया करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे रचना के पास कोई दूसरा प्रोग्राम आ गया, तो उन्होंने शिल्पी को या छम्मा को बोला इनको ले जाओ। ठीक है। छम्मा शुरू से ही एक्टिव रही है ठीक है। इस लाइन में, डांस में भी। अगर मैं ये कहूँ कि एक दौर था छम्मा का जब वो डांस किया करती थी, तो वो नंबर 1 डांसर थी इस लाइन की, ठीक है। नंबर 1 डांसर। आज उसके भी बाद है।
उसके बाद वो सिंगिंग लाइन में आ गई तो डांस फिर मैंने ही कम करा दिया। ठीक है। फिर धीरे धीरे अब तो ख़त्म से ही करा रखा, तो सिंगिंग करती है, भक्ति में भजन गाती है। हम लोगों ने अब आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाया है, तो अब भक्ति में माहौल हमारा ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, नहीं वो आप ये इस मुद्दे पे आएंगे, जी। अध्यात्म वाले मुद्दे पे आएंगे, हाँ जी। पहले वो बात पूरी करिए जी। जो फिर क्या हुआ फिर बस यही हुआ कि हम साथ चलते रहे, लगभग हम 10 साल साथ रहे। 10 साल नहीं, साथ। सुनने में ये आया है जी। कि मेरी एक छोटी सी R&D की टीम है, तो हाँ। सुनने में ये आया है कि एक बार जैसे छम्मा तिवारी जी आपके साथ चले गए प्रोग्राम करने, जी। तो आपकी जो फीमेल कलाकार थी वो हाँ। नहीं आई, वो पूरी बात बताइए। आपको सब पता है। पूरी बात मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को मेरे भी साथ बताइए। काफ़ी लड़कियां चलती थी जो सिंगिंग करती थी। जी, क्षमा डांसर थी उस समय। जी। तो एक दिन एक कलाकार है वो नहीं पहुंची मेरे कार्यक्रम में, और मुझे लगा अब जब कोई सिंगर नहीं था तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं बड़ा उदास बैठा था। तो क्षमा ने मुझसे पूछा कि उदास क्यों हूँ। मैंने बताया कि वो सिंगर है नहीं, मैं अकेला क्या गाऊंगा। बोली कौन कौन सी रागनी गाती हो? ये गाती है। मैंने कहा हाँ। बोली ये तो मैं गा दूंगी। इससे पहले आपको नहीं पता ना, था? मुझे पता नहीं था। बोली यार, मैंने कहा कि तू कैसे गा देगी? बोली देख लो गा के, चाहे रियाज कर लो। अंदर रूम में हमने बैठ के थोड़ा सा रियाज किया। मुझे लगा चलो मतलब पूरी बेइज्जती नहीं होगी, आधी हो जाएगी। आज ट्राई कर लेते। और भाई साहब जो उस दिन प्रोग्राम हुआ, मेरे आज भी याद है, ऊपर पेड़ पे चढ़ चढ़ के लोग देख रहे थे, और वो इतना अच्छा कार्यक्रम गया। फिर मुझे लगा कि अगर क्षमा सिंगिंग करने लगे तो फिर मुझे किसी दूसरी कलाकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद में जो भी तैयारियां, क्षमा ने बहुत मेहनत की, दिन रात उसने, मैंने कभी बड़े बड़े रजिस्टर आज तक नहीं बनाए, उसने दिन रात लिख लिख के अपने रजिस्टर बनाए, उनको याद किया। और फिर उसके बाद में हमारी ट्यूनिंग ऐसी बन गई कि जैसे स्टेज पे जब डुइट गाते हैं तो सवाल जवाब होते हैं, मैं कब क्या बोलूँगा उसको पता है, वो जब क्या बोलेगी मुझे पता है। तो फिर ऐसी ट्यूनिंग बनी कि हमने फिर किस्से तैयार किए। 3 चश्मी, 2 चश्मी दुनिया गाती थी, हमने 3 चश्मे तैयार किए। और अगर मैं ये कहूँ कि आज बड़े बड़े कलाकार, आज सभी कलाकार वो नकल कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोगों को हमने एक राह बताई है, ट्रैक दिया कि ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि कभी कभी मंच पे आवाज ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। हाँ, है ना? केवल इसका आवाज एक उदाहरण छम्मा तिवारी जी और अमित चौधरी जी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कह सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जो आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है उस कंट्रोवर्सी पे आते हैं। सीधा सवाल, अमित चौधरी बाबा कब और क्यों बने? अमित चौधरी बाबा तो शायद पिछले जन्म से ही है, जहाँ तक बात। अच्छा। आप कभी मेरी पत्नी का, क्षमा का अगर इंटरव्यू लोगे तो वो खुद ही बता देगी आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा, क्षमा से ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता। सही बात है। मैं बचपन से ही और अभी भी जितनी परोपकार की भावना मेरे अंदर है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरी लड़ाई भी हो जाती है कई बार। क्षमा कहते क्यों इतने परोपकार के चक्कर में पड़े रहते हो? कुछ नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, मुझे भी पता है कोई किसी का नहीं होता, लेकिन मेरी भावना हमेशा यही रही है कि मैं कुछ ना कुछ सबका भला करता रहूं। तो बाबा का मतलब ये है, जो मतलब बाबा का मतलब होता है कि आप एक धार्मिक आस्था में दूसरे परोपकार की भावना से कुछ कर रहे हो तो बाबा हो आप, और अगर अपने लिए स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो फिर बाबा नहीं है। तो शुरू से मेरी भावना ये रही है कि मैं दूसरों का भला करता रहूँ, बस देता रहूँ सबको। तो फिर अब ट्रोलर्स कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि अमित महाराज जो हैं कुछ दिन पहले दारू हाथ में लेके बैठे थे, आज ये महाराज बन गए। हाँ। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ, वो बंदा बोले जिसने कभी दारू को हाथ में नहीं लिया हो। कमाल की बात तो ये है, जो बंदे बोल रहे हैं वो खुद इतने बड़े शराबी है, वो मुझे बोल रहे। खैर, उनका हक है बोलने का, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैं और क्षमा कह रहे कि चला शराब पीने। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही। आपके जो सब्सक्राइबर वो उन्होंने भी देखी होगी, और वो उनके मन में सवाल भी होगा, मैं जवाब दे दूँ। हाँ। असल में दुनिया क्या है कि दुनिया एक मक्खी है। ठीक है। और वो मक्खी है कि पूरे सुंदर शरीर को देख के वहाँ बैठेगी जहाँ चोट लग रही है, बाकी शरीर को भूल जाएगी, जहाँ चोट लग रही है वहीं पे बैठेगी। ठीक है। अब समस्या ये है कि जो उस कहानी का सार है वो तो किसी ने देखा नहीं। उसकी 20 सेकंड की क्लिप, आजकल जैसे फेसबुक पेज पे हम कोई वीडियो डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो कट लगा देता है। ठीक है। कट बना के रील्स में बना देता है। तो वो रील्स देखिए 20 सेकंड की लोगों ने, जिसमें मैं करो चल शराब पियेंगे, क्षमा करिए मेरे से पीनी नहीं आती, मैं करो मैं सिखा दूंगा, बस ये देख ली कि शराब पी रहे। असल में वो एक वीडियो है, एक साकिब भाई ये बहुत अच्छी बनाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर, तो उनकी कहानी है। वो कहानी में सार इतना है, आजकल पति पत्नी जो शहरों में फ्लैट्स में रह रहे हैं अपने माता पिता से अलग,
तो लड़का जो है उसके पापा मम्मी घर पे आने वाले हैं। उस लड़के की जो वाइफ है वो वाइफ शॉर्ट्स पहन रही है, घर में सब पहनते। अब लड़का अगर अपनी पत्नी को कहे डायरेक्ट के भाई तू ये शॉर्ट्स नहीं तू सूट सलवार पहन ले, तो वो आजकल की पत्नियां बुरा मान जाती, ठीक है, कि मेरी तो आज़ादी छिन गई, इस प्रकार की बातें होती है। तो उस कहानी में ये सार है, वो अपनी पत्नी को बातों में घुमा रहा है कि एक काम कर आज शराब पियेंगे। ठीक है, पति पत्नी तो क्या दिक्कत पी लेते। हाँ। फिर उसमें उसको नियम बता रहा, शराब पीने के नियम है कि पहले चप्पल जूते निकाल। तो उसके फिर बाद में वो पूरा वीडियो आपने बनाया? पूरा वीडियो YouTube में है, मैं आपको लिंक दूंगा इस ठीक है, वीडियो के मैं description में आप देना। जरूर उसमें केवल एक इसको संदेश है। हाँ, इसको जरूर मैं अपने कि डिस्क्रिप्शन में बिना डालूंगा। लड़ाई करे भी हाँ। घर में सुख शांति ऐसे भी बन सकती क्योंकि है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही जी, है, जी, जी। तो मैं आप मुझे वो लिंक जरूर दीजिएगा। हाँ, मैं इस पॉडकास्ट के इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में के जरूर description में जरूर डालूंगा, डालना। ताकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, मेरा जो निश्चित। मोटिव है वो आपके साथ आज पॉडकास्ट करने का यही था कि जो कंट्रोवर्सी है वो सच में है या बनाई जा रही है, वो क्या है, उसके बारे में ही मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। ठीक है, अब मेरा ये है कि जो बाबा बने हो, तो ये बदलाव जो है ये अंदर से आया या फिर किसी मजबूरी बस आप यहाँ पे आए बाबा बने? नहीं, अंदर से ही आया है ये। अंदर से को संकेत ऐसा मिला कि अब दुनिया का हर पहलू मैंने देख लिया, अब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मुझे जाना है। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कभी अध्यात्म को अपना एक समय दूंगा, लेकिन अभी जो समय है मेरी जिम्मेदारियों का समय, मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, और घर में पत्नी है, सारी जिम्मेदारी है, माँ बाप भाई बहन सब है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन अभी जो मैंने ये लाइन चेंज की है वो ऐसी नहीं कि मैं कान पड़ा के बाबा बन गया, घर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से छोड़कर पहाड़ों में जाकर तब कर रहा हूँ बैठा हूँ, ऐसा नहीं बना। मुझे गुरुजी अनिल पुरोहित जी मिले, सिद्ध सेवाधाम मांडन वाले। ठीक है, मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ क्योंकि जो मेरे मन में सवाल थे बहुत सारे, उनके जवाब मुझे वहाँ मिले। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने उनसे अपने दिल की बात बताई कि मुझे कुछ करना है आध्यात्म के लिए, लेकिन मैं अंदर का आध्यात्म कैसे जगाऊं। उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि पहले शरीर को शुद्ध कर। मैंने 5 दिन की फिर अग्नि तपस्या की, कठिन तपस्या जेठ में गर्मी में की, उससे शरीर शुद्ध हुआ। उसके बाद में मेरे बहुत सारे जाप मेरे गुरुजी ने मुझे दिए। उसके बाद फिर बात आती है कि बहुत लोगों को सवाल है, यार पर्चे बना देता है बागेश्वर धाम की तरह, ये तो बुझा पाट देता है, ये पाखंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है, 5 दिन में क्या तपस्या होती है, 5 दिन में क्या भगवान मिलता है, ये सारी बातें आती है। तो वो सब जो मेरे पीछे है, वो शक्तियाँ जो है, जो मेरे पीछे सिद्धियाँ हैं, वो 98% मेरे गुरु अनिल पुरोहित जी की है। उन्होंने लगभग 25-30 सालों से तप कर रखा है और उनके पास बहुत बड़ा अखंड तप है। और मैंने दुनिया में बहुत सारे ऋषि महात्मा, बहुत सारे भगत, बहुत सारे हर प्रकार के मैंने देखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी टक्कर का आज तक मुझे कोई मिला है। मैं उनकी बातों से प्रभावित हूँ, फिर उनकी शक्तियों से प्रभावित हूँ। उन्होंने मुझे पहले रियलाइज कराया कि शक्तियाँ क्या होती है, सिद्धियाँ क्या होती है। मैंने खुद पे प्रयोग किया, मैंने मेरे दोस्तों से बातें की, मैंने दूसरे के मन की बात जाननी चाहिए। फिर उसके बाद में जब पहली बार उन्होंने मुझे गद्दी पर स्थान दिया, बैठाया, तो पहली बार बोले किसी के बारे में बताना, उसकी आंखों में देखना, इस मंत्र का जाप करना, मेरा स्मरण करना, मैं वो तेरे कान में बता दूंगा। दूर बैठा बैठा भी, जिस प्रकार हम फोन पे बात करते हैं, ऐसी सिद्धियां हैं। मैं तो बताते वक्त मेरा रोंग खड़ा हो रहा है कि ऐसी सिद्धियां हैं कि जैसे टेलीफोन पे बात होती है ना, ऐसे गुरुजी से और उन सिद्धियों से बात होती है, उन चीज़ों से बात होती है, और फिर मैं उनके मन की बात बताता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? अब एक क्योंकि हमारा हाँ मैं बता, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, पहले ऋषि महात्माओं का था। और जितनी चीजें आज विज्ञान करके दिखा रहा है, ये बहुत पहले हमारे ऋषि महात्मा कर चुके हैं। हम लोग मंगल ग्रह पे आज तक भी प्रयास करे जाने के लिए, जबकि 1 महीना अर्जुन मंगल ग्रह पे रह के आ चुके हैं, अर्जुन और कृष्ण। ये इतिहास बताता है हमारा। अच्छा, तो ये शास्त्र है, ये सिद्धियां हैं, ये प्रोसेस है एक। अगर आप इसको वैज्ञानिक तरीके से देखोगे तो सेम है। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सूर्य की दूरी इतनी है, हमारे शास्त्रों में कई हजार साल पहले बता दे सूर्य और धरती की दूरी इतनी है। तो सब पॉसिबल है। तो सीधा सा बात ये है कि बदलाव अंदर से था, अंदर से कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, बस जन कल्याण की भावना से बदलाव लाना था मुझे। तो अब तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह पर्चे निकालने शुरू कर दिए। क्या प्रतिक्रिया थी? पहला पर्चा निकाला था लोगों की, पहला पर्चा निकाला, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत बता दूं, डर था मन में। वही जैसे पहली बार स्टेज पे लगाने के लिए पिंडी कापी, वही सिस्टम था। लेकिन जब पहला पर्चा निकाला, पहला पर्चा बिल्कुल सॉलिड गया। पहला पर्चा था किसी के घर में आग लगती थी, मैंने वो निकाला था, वास्तव में लगती थी।
वास्तव में वो चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद जैसे मैं बताता चला गया, मेरा हौसला, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती चली गई। और अब मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं केवल गद्दी पे बैठ के 15 और 30 तारीख को बता रहा हूँ। गुरुजी ने कुछ मुझे लगभग 11 लाख जाप दिए हैं करने के लिए, वो जाप मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं एनी टाइम आपको ऑन द कैमरा, जैसे हम पॉडकास्ट करो, इंटरव्यू लो, तो या राह चलते हैं फोन पे भी बता दिया करूँगा। मैं आपके पास अब दोबारा कब आऊँ कि पॉडकास्ट के लिए लोगों को दिखाने के लिए कि हम बैठ के भाई पर्चा मुझे निकाल लगता सकते है कि 11 लाख जाप करने में मुझे लगभग 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप 15 और 30 तारीख आओ। नहीं वो तो देख ही रहे हैं स्पॉट ना। देखो। नहीं वो लाइव कैमरे पे देखना चाह रहे हैं हम, भाई लाइव पॉडकास्ट में लाइव कैमरे पे। तो हम 6 महीने बाद मिले, या तो 6 महीने बाद मिल लो, या फिर चाहे आप मेरे गुरुजी से अभी इजाजत ले लो, अभी बता दूंगा। तो सीधी गुरुजी सी से बात तो है। इजाजत आपको ही लेनी क्योंकि पड़ेगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे गुरु की सिद्धियां हैं, मेरे गुरु की दी हुई चीजें हैं, मेरे तो पास कुछ अमित भी जी, नहीं। कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपका जो सिंगर वाला जो कैरेक्टर है वो कहीं डैमेज होएगा, उसकी छवि आपकी खराब होएगी, आपको कहीं नहीं लगता मुझे बाबा बनने से? कल रात ही मैं और मेरी पत्नी, हम क्षमा दोनों सलाह कर रहे थे कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम अपना कैरियर तो खराब नहीं कर लेंगे। तो फिर मैं पत्नी को कोई भी जवाब नहीं दिया रात को। फिर मैं रात को अकेला दूसरे रूम में चला गया। ठीक है, मैंने खुद पे दिन खुद से बातें की, कम से कम 1 घंटा बातें की, और मेरे दिल ने ये कहा कि मेरा जो कैरियर है वो तो बरकरार रहेगा, गायक हूँ तो गायक मैं रहूंगा, जैसा सुरीला बेसुरा जैसा मुझसे गाना था वैसे मैं गाता रहूंगा। लेकिन जो मेरे साथ बुरी चीजें फफूंद जुड़ी हुई ना, जो मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वे जरूर हट जाएंगे। जो मेरे साथ स्वार्थ के कारण जुड़े वे जरूर हट जाएंगे, लेकिन जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको नहीं लगता कोई भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैं आध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ, तो आध्यात्म में कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम धार्मिक और ज़्यादा धार्मिक होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स भी आए होंगे, हाँ, तो उनको कैसे हैंडल किया आपने? देखो ट्रोल्स भी आ रहे हैं, धमकी भी आ रही है, बहुत सा ऑफर अभी आ रहे हैं कि अगर हमें पैसे दे देगा तो हम तेरे खिलाफ अच्छा बोल के वीडियो बनाएंगे, और पैसे नहीं देगा तो तुझे बदनाम भी करेंगे। ऐसी सी बातें भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। यार रिश्तेदार भी मजाक भी ले रहे हैं, बहुत ट्रोल्स आ रहे हैं। लेकिन मैं भगवान को बस इतना, मेरा जो तार जुड़ रहा है ना, भगवान हरी झंडी दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, आगे बढ़ता कैसे जा। हैंडल कैसे करते हो? हैंडल इग्नोर करके, इग्नोर करके। हाँ। चुप्पी जो है वो उन ट्रोलर्स के लिए सबसे बड़ी सजा है सबसे बड़ी सजा है। एक चुप 1 मरोड़ 100 करोड़ को आता है ना? हाँ। चलिए, तो अमित जी, जैसे कंट्रोवर्सी पे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने ये जो शराब वाली बात का आपने जवाब दिया, उसका मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, लिंक आपका ज़रूर डालूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी मैं इसको देख रहा था, आपकी कमेंट्स देख रहा था, एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ठुमके लगाने वाला महाराज बन गया। इस पर आप क्या कहोगे? आधा ज्ञान जहर के बराबर होता है। पहली बात तो उस बंदे को एक बार आप बुला लेना, पूछ लेना ठीक है कि मेरा ठुमका किस किस ने देखा है। भाई शादी ब्याह की तो बात बताता नहीं हूँ, मेरे हाँ, को वो नाचना personal ही नहीं आता। मैं धर्मेंद्र से भी बुरा नाचता हूँ, मैं आपको बता दूँ। इन लोगों ने बस कमेंट करने से मतलब है, इनको पता नहीं वो लिख क्या रहे हैं। भाई ना तो मैं ठुमके लगाता, मेरी तो रागनियाँ भी ज्यादातर धार्मिक किस्सों की रागनियाँ मिलेगी, मेरी जितनी रागनियाँ मिलेगी। जीजा साड़ी देवर भाभी की तो बहुत ना के बराबर कदे पहले मेरे याद भी नहीं है, कोई गाय हुई का दे रागनी, लेकिन मोस्टली मेरी 99% रागनियाँ धार्मिक रागनियाँ मिलेगी। अब वो लिख रहे हैं, उनकी वो जाने, मुझे क्या लेना उनसे। कमेंट्स देखते हैं कि चेलिया बनाई, उनसे ठुमके लगवा रहे हैं, नचवा रहे हैं, आज बाबा बन गए। देखिए मेरे लगभग 82 स्टूडेंट हो गए अब फिलहाल, समझ गए? ठीक है। जिसमें से 2 लड़कियां हैं जो डांसर बनाई है मैंने, और उन डांसरों का डांस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मार्केट में जो अश्लीलता अभद्रता लड़कियां करने लगी आजकल अपना नाम में फेम बनाने के लिए, उनकी अपेक्षा वे लड़कियां कितने अदब से पूरे कॉस्ट्यूम में, अहिरवाल के कॉस्ट्यूम में, पूरे कॉस्ट्यूम बैठ के डांस कर रही है, इज्जत के साथ कर रही है। नाचना गलत बात नहीं है, पंडित लक्ष्मी चंद जी ने भी कहा है, लख 84 जिया जुण में नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोस्त बताया, बस अक्ल की होशियारी। और हर व्यक्ति नाचता है, हर व्यक्ति हर जीव नाचता है, नाचना गलत नहीं है, ये एक कला है और हर किसी में होती भी नहीं कला। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं लड़कियों को नचा रहा हूँ, मैं बदनाम कर रहा हूँ, या मैं लड़कियों का मतलब स्टेज पे ले जाके गलत प्रदर्शन करा रहा हूँ, वो भगवान देख रहा है, बस उनका तो भगवान ही भला इसमें करे। कुछ कमेंट्स में कास्टिज्म को लेके भी चल रहा है मुद्दा कि
इस कास्ट की लड़की को नचा रहे हैं। अब मैं किसी कास्ट का अब हम नाम नहीं लेंगे। मोहित भाई, मैं कास्टिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं किसी कास्ट को छोटा बड़ा कभी ना मानता, ना मानूंगा कभी बिल्कुल भी। होना भी यही मेरे चाहिए। दरबार में हर कास्ट का लोग है, मैं कास्ट पे थोड़ी चला हूँ। मैं शुरू से ही कास्टिज्म की बात करूँ तो मैं इस बात पे बात ही करना खत्म कर देता हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ। मेरे शिष्य 36 बिरादरियों के शिष्य है, कोई से ऐसी जाति नहीं जिस जाति का मेरा शिष्य ना हो। हर जाति का मेरा शिष्य, और मैं समभाव रखता हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो अभी जैसे ये कहते हैं कि चेलियां हैं, ठुमके लगवाते हैं, ये है वो, तो अमित जी भाई जी, मैं आपकी बात रोक के कहूँ, मैंने तो चेला हो जो चेली हो, चेला चेली शब्द थोड़ा सा गंदा हो गया हमारे समाज में। नहीं, मैं शिष्य कमेंट्स की बात, शिष्या, मैं मैंने आपको बता कमेंट्स दूं, की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया आप कमेंट्स की भाषा बोल रहे हो। भाई जी, वे जो लोग गलत बता रहे कि मैं इनको नचा रहा हूँ, मैं गलत प्रदर्शन कर रहा हूँ, किसी ने एक बार बोला जो मैं आपको बता रहा हूँ इस, और आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बता रहा हूँ, मैंने लगभग 12 बच्चे तो सरकारी नौकरी पे खड़े कर दिए, कोई फौज में, कोई नेवी में, कोई पुलिस में है। 12 बच्चे। और संगीत के डिप्लोमा को देके, अपनी जो मेरी एकेडमी है, अपना डिप्लोमा देके म्यूजिक कोटे से भर्ती करवा दिए। उनके बारे में जाके देखो ना, उनको देख रहे भाई तो डांस करवा रही साहब, मेरे चेले ना है जो इस समाज में काम करे। मेरा कोई चेला गलत काम करे तो मुझे आके बोलो, मैं जवाब दूंगा और उस चेले की क्लास में लगाऊंगा। अब समाज में क्या हो रहा है मुझे इस बात से, मैं तो सुधारक हूँ, समाज सुधारक गाने वाला था तब भी हूँ, और आध्यात्म में तो भी समाज सुधारक हूँ। मैं आपके वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था जी। तो उसमें 10 से 12 बच्चे अभी भी आपके घर पे रहते हाँ, हैं। हमेशा 10-12 बच्चे मेरे घर उसमें कोई रहते मैंने हैं, लेडीज नहीं देखी, बच्चियां नहीं निस्वार्थ भाव देखी। से रहते हैं। मेरे घर में पानी भी मोल खाता है भाई। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि भाई बच्चों पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, इन पे खर्चा कर रहा हूँ। वे चीज़ें भी तोड़ते हैं, वो सारा कुछ नुकसान भी करते हैं। जैसे मेरे बच्चे ऐसे भी बच्चे सिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ दिल से बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ, और वो बच्चे कामयाब होते हैं। शायद उनके माँ बाप को इतनी खुशी ना हो जितनी खुशी मुझे होती है। आपका कंट्रोवर्सी को लेके था। अब थोड़ा सा हम हटके टॉपिक पे बात करते हैं। शादी कब हुई आपकी अमित जी? 18 जुलाई 2018। 18 जुलाई 2018। ठीक है। तो जो छम्मा तिवारी जी से रिलेशनशिप था आपका, जी। स्टेज से शादी तक कैसे पहुंचा? भाई देखिए, स्टेज तक तो था हमारा एक प्रकार का, भाई इसको स्वार्थ भी कह लो, साथ में गा रहे पैसे कमा रहे, सही बात है। एक अटैचमेंट हो गया था। ठीक है, आपकी तरफ से हुआ, उनकी तरफ से? दोनों की तरफ से। पहले हमें- तो फिर भी होता हमें है, आज तक शुरुआत ही तो नहीं पहले पता। कोई करता ही है। भाई शुरुआत तो लड़का ही करता है। जो बात है। अभी चेंज हो गया ट्रेंड। अभी चेंज हुआ होगा, लेकिन लड़का ही करता है। चलिए। बाकी फिर लास्ट में जब हम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, महीने के 40-40 प्रोग्राम करने लगे, तो ज़्यादा समय एक साथ देने लगे, क्योंकि 40 प्रोग्राम का मतलब महीने में बाहर ही रहना है। उस समय फिर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की बैठ के, हमेशा मैं अपने आप खुद से बात करता हूँ, और खुद से बात करते हुए जो डिसीजन होता है वही डिसीजन मैं लेता हूँ। क्षमा केवल नाम क्षमा नहीं है, वो मेरे लिए मेरा लक है। तो ये तो शादी के बाद पता चला होगा ना आपको? शादी से पहले पता चल गया था। वो कैसे? शादी से पहले जब हम साथ चलते थे, तो साथ चलते वक्त हमारे जैसे महीने में 40-40 प्रोग्राम होते थे। ठीक है। बहुत अच्छा नाम हमारा एकदम से ऐसे उभर के आया, लेकिन वो तभी आया जब मेरे साथ क्षमा के साथ में आया। हमारे दोनों के स्टार मिलके ही आगे बढ़े। उससे पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने गाया, बहुत सारे प्रोग्राम करे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने से एक हमारा ब्रांड बन गया, झंडा हमारे हाथ में आ गया, और फिर उसके बाद में मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो क्या प्यार था फिर, या वो स्वार्थ था कि अब तो झंडा हाथ में है, अब शादी कर लेते हैं? नहीं, स्वार्थ तब तक था जब तक मेरे मन में ये था कि क्षमा कलाकार है, और जब ये हो गया कि हमें साथ रहना है, अब साथ ही जीवन जीना है, उसके बाद फिर स्वार्थ खत्म हो गया। फिर तो ये हो गया कि यार हमें साथ में रहना है, ज़िंदगी साथ में व्यतीत करनी है। तो जब शुरुआत हुई तो परिवार ने समर्थन किया या अड़चने आई? बहुत सारी अड़चनें क्षमा के परिवार की तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ, वो तो इंटरकास्ट में आती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई भी ऐसा कदम उठाया हो कि जैसे जिसमें समाज और जिसमें दुनिया कहे कि गलत कर दिया। हाँ, हमारी शादी होने के बाद हमारे जो कलाकार है वो सब बहुत खुश हुए, और हमारी जो फ़ोटो थी वो मेरे हिसाब से शायद किसी की भी इतनी वायरल नहीं हुई जितनी हमारी हुई। लेकिन सबका पॉजिटिव कमेंट एक था कि देखो अमित शर्मा ने इतना अच्छा काम किया। जो लोग गलत बोलते थे, साथ रहते दिन रात साथ रहे, उनके मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया। उन्होंने शादी कर ली, घर बसा लिया, और घर बसाती फिर भाई मेरे तो वो कोरोना लगा, तो दुनिया का तो नुकसान हुआ कोरोना में। हमारे तो कोरोना में 2 छोरे हो गए, घर फैमिली पूरी हो गई, आनंद आ रहा है बढ़िया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो नहीं तो फिर परिवार अभी सेटल्ड है?
हाँ मान गया। सब कुछ सेटल्ड है, बढ़िया सारा कुछ है। और जो मेरी भक्ति चल रही है, आध्यात्मिक जो भक्ति चल रही है, उसमें तो ये लगा लो कि अगर मैं कहूँ कि 40% मेरे गुरुजी अनिल पुरोहित जी, 40% क्षमा, 20% ही मेहनत है मेरी तो, समझ गए ना। मतलब नहीं नहीं, एक तरीके से परिवार के लोगों का समर्थन, पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ जी, इनका समर्थन। सबका समर्थन। समर्थन शादी मिल में गया। हाँ सब लोग थे शामिल, शादी- शादी में सब लोग आए, ठीक सब है। बढ़िया। तो शादी की अराजकता नहीं हुई, ऐसा नहीं हुई कि क्यों करेगा, ये करेगा, लड़ाइयाँ हुई हो, ये हो, मैं घर छोड़ के मान गए। भागेगा। सब ने कह दिया साथ चल रहे हो, करो, अच्छी बात है। एक रिसर्च आया था, कितना झूठ है कितना सच है अफवाह है मुझे नहीं पता, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि आपके लिए भी सगाई आ रही थी, शम्मा जी के लिए भी सगाई आ रही थी, उनके घर वाले भी देख रहे थे लड़का, आपके लिए लड़की देख रहे थे, बात फाइनल तक भी जा रही थी। फिर पता चल रहा था कि यार मतलब लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी थी, जैसे लड़की वालों के दिमाग में थी लड़के के लिए। संयोग है, जिसके साथ होना है होकर रहेगा, सीधी सी बात है। शादी के बाद जीवन कैसा रहा? शादी के बाद मैंने कला और परिवार को कैसे बैलेंस किया आपने? सब कुछ बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा, शादी के बाद तो हर दिन एक सीढ़ी ऊंचाई की है, मतलब पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं शादी के बाद। बच्चों के साथ बिताया गया कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहो हमारी ऑडियंस के साथ? भाई बच्चों के साथ बिताया गया हर पल हर क्षण मेरे लिए अनमोल है, बेशकीमती है। कोई विशेष पल की बात करूं तो हमारे सारे दिन विशेष ही होते हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, पापा या बाबा? बच्चे क्या बोलते हैं, पापा बाबा। भाई बच्चों की भी माया बच्चे जाने, कदे कदे बोल देंगे अमित बाबा, कदी कदी पापा, और कदे कदे बड़ा छोरो ओए अमित चौधरी न्यू भी कर दे। तो अच्छा कौन सा लगता है सुनने में? भाई बच्चे तो जैसे बोल दे ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, कहते हैं ना जब बच्चे गले लगते हैं तो दुनिया का कितना भी बड़ा उतार हो वो छोटा हो कितनी थकान हो, कितना ही कैसा भी हो, जब हम प्रोग्राम करके आते हैं ना और बच्चे हमें मिलते हैं और गले लगते हैं, तो बस वो ऐसा वक्त है कि मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। आप एक्टिंग भी करते हैं, जी डायरेक्टिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, बाबा भी हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा आपको इन सारी चीज़ों में? अगर कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है जीवन में। आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस है तो हर चीज़ आसान है, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर है तो हर चीज़ मुश्किल है। नहीं, कॉन्फिडेंस को हम साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टेज पे हम जाते हैं ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, उन सब चीज़ों को हम लेके अगर बात करें तो क्या लगता है आपको चैलेंजिंग क्या ज़्यादा है? देखिए चैलेंजिंग भी हर चीज़ में है, कंपटीशन भी हर चीज़ में है, बस फ़र्क इतना है कोई भी काम करो वो काम समर्पण मांगता है। अगर आप उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हो तो आप कभी हारोगे नहीं। तो मैं हर काम जो भी करता हूँ समर्पित भाव से करता हूँ और ये सोच के करता हूँ मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे इस काम को पूर्णतः करना ही करना है। हर दिन को ऐसे जीता हूँ मैं। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए क्या आप कोई आगे वेब सीरीज या कोई सीरियल वगैरह कुछ बनाएंगे? कंटिन्यू चल रही है मेरी कंपनी अंतिल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और टीम है मेरी, एक मुंबई में टीम है, एक यहाँ पे टीम है, नोएडा में टीम है, वो काम चल रहा है। वो एक अलग पार्ट है लाइफ का, बिजनेस पार्ट, तो वो कंटिन्यू है, वो टीम है मेरी सारी। नहीं, फिल्म बना रहे हैं अभी आप? चल रही है, फिल्में बनाते हैं हम लोग, वेब सीरीज बनाते हैं या फिल्में खरीद भी लेते हैं, खरीद के फिर को यूट्यूब वगैरह भी चलाते हैं। ओके, वो सारा काम है सर। ठीक है। तो ये एक पॉडकास्ट का अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं जी, जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके, है ना? बोलिए बाबा जी, सच बोलिए, नहीं तो प्रोग्राम में घंटा बज जाएगा। है ना? तो सिंगर बनना आसान या बाबा? बहुत छोटे और स्वीट आंसर, जल्दी से। दोनों ही आसान नहीं। कैसी बात कर रहे हो यार? दोनों कॉम्प्लिकेशन है दोनों में। सिंगर बन ही नहीं सकता अगर उसको रियाज नहीं, उसके गले में सरस्वती का आवाज नहीं। बाबा बन ही नहीं सकता जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा। कलाकार बनना पसंद या बाबा बने रहना? भाई कलाकारी भी नहीं छोड़ सकते और बाबा में बन गए तो बाबा को भी नहीं। ठीक है। हरियाणा इंडस्ट्री में आपका जो पसंद जो जिसको करते हो कौन सा कलाकार है? जेंट्स में, लेडीज में? लेडीज में बता दो पहले। लेडीज में मेरी पत्नी है क्षमा तिवारी। और जेंट्स में? मैं खुद हूँ। ठीक है। क्षमा जी के लिए एक शब्द? कट्टो। सोशल मीडिया पे मिलने वाला सबसे अजीब कमेंट? पाखंडी। आपकी नज़र में सबसे सुंदर अभिनेत्री कौन है? मेरी घरवाली भी देखेंगे, क्यों मेरे काले कागज करो भाई। फिर भी कोई तो होगा।
सबसे सुंदर मेरी पत्नी है। ठीक है। अमित चौधरी का ऐसा रहा जो आपने कभी पब्लिक में नहीं बताया हो और आज बताना चाहते हो? जरूरी है। आपकी मर्जी, रैपिड फायर है, आपकी मर्जी। मेरा कोई राज, मेरे सारे राज, मेरा जो कोई ऐसा राज जो पब्लिक में नहीं पता, मैडम को नहीं पता। भाई मैडम को तो सारे पता। हमारी ऑडियंस पे मैडम भी है ना। नहीं तो मैडम को सारे पता, लेकिन ऑडियंस को बता दे, मैं नहाने के बाद में वाइपर नहीं मारता हूँ। ठीक है। जब बच्चे आपको बाबा कहते हैं तो कैसा लगता है? अजीब सा फील होता है। अगर दोबारा जन्म मिले बाबा बनेंगे कलाकार? बाबा कलाकार नहीं, कलाकार एक अलग पार्ट। यार अमित जी, कलाकारी ने आपको इतना सब कुछ दिया है और फिर भगवान का दास बनना पसंद करूंगा। कलाकारी हो चाहे ना हो, अगर ईश्वर के चरणों में भगवान का दास बन के परोपकार की भावना से मैं अगर आता हूँ तो। एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्टेज जी। और बाबा, इन चारों में से सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? स्टेज। सच्चे स्टेज। ठीक है। तो अमित जी, आपने हमें जो ये समय दिया, रैपिड फायर आपने खेला, बहुत अच्छा लगा। अमित जी, आपने आज ना सिर्फ अपने अनुभव बांटे, बल्कि आपने दिल का एक कोना हमारे साथ खोला। जी। हमने एक सिंगर को सुना, एक कलाकार को जाना, एक बाबा को समझा, और इससे भी बड़ी बात, हमने एक इंसान को देखा, एक इंसान से बात की। हरिओम। आपकी ज़िंदगी के अलग अलग रंग, मन से परिवार तक, अध्यात्म से कला तक, हमारे दर्शक और श्रोताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जी। द मोहित शर्मा शो का ये पहला एपिसोड आपके साथ शुरू करके वाकई ही खास बन गया। यही हमारा मकसद है, हर एपिसोड में एक असल कहानी, एक असली आवाज़ और एक असली इंसान को सामने लाना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके एक कमेंट हमें नई दिशा देंगे, नया जोश देंगे और एक मेहमान को लाने का मौका देंगे। अगली बार आप किसको देखना चाहते हो, किसको सुनना चाहते हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शो में आपकी पसंद बहुत अहमियत देती है हमें, क्योंकि ये शो आपसे है, आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, एक कॉल पे आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राम राम साहब, धन्यवाद। हरिओम।